Hi guys, CA Arshit Jaju this side. Today दोस्तों we are going to revise one very important topic that is audit of banks for CA final. दोस्तों हम सब जानते हैं कि बैंक्स ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपने इकोनॉमी के फाइनेंशियल सिस्टम के लिए और साथ ही साथ अपने देश की तरक्की के लिए. इट ऑल्सो एक्ट्स एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इंटरमीडियरी एंड देयरफॉर इट इज़ ऑफ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस. तो इसके लिए इसका ऑडिट जो है ये बहुत अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहला सवाल जो हम लोग इस रिवीजन सेशन में बात करेंगे वो है व्हाट आर द स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशंस दैट अराइज इन द कोर्स ऑफ कंडक्टिंग द बैंक ऑडिट. तो बैंक ऑडिट करते समय कौन सी खास बातें हम लोग ने ध्यान में रखनी है. सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं कि सर बैंक ऑडिट में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो रिस्क जो है ना जो बैंक्स के अंदर आती है वो हमें ध्यान में रखना है. इट इज़ द रिस्क एसोसिएटेड विद द ट्रांजैक्शंस. क्योंकि इतने जो स्केल ऑफ ऑपरेशंस है इनके या जो एक्सपोजर्स ये लोग फेस करते हैं ये बहुत अलग अलग तरीके की रिस्क्स यहाँ पे हम लोग को देखने मिलती है. साथ ही साथ आज हम लोग देखते हैं बिकॉज ऑफ द कोर बैंकिंग हम लोग देखते हैं कि इनका डिपेंडेंस ऑन आईटी इतना ज़्यादा है कि आईटी या सिस्टम्स ऑडिट करना भी बहुत ज़रूरी है. साथ ही साथ स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो आरबीआई और उसी के साथ बहुत सारे अदर लॉज जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आते हैं वो भी हमें कंप्लायंस करना बहुत ज़रूरी है. और बैंक्स की खास बात यह है कि वो हर घड़ी हर समय नए प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, नई सर्विसेज लेके आते हैं, तो वो भी अपन ने अपने ऑडिट में कवर करनी चाहिए. और टेक्नोलॉजी के साथ साथ नए मोड ऑफ कंडक्टिंग द बैंकिंग ऑपरेशंस बराबर ये जो आए हैं उसके वजह से ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल रिस्क्स हैव कम इनटू पिक्चर. सो व्हेन वी आर कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ बैंक्स वी हैव टू कीप इन माइंड ऑल दोज थिंग्स. तो वो कौन सी बातें हैं. एक तो रिस्क कौन सी आई है उनके ट्रांजैक्शंस को लेके, बैंक का स्केल ऑफ ऑपरेशन, एक्सपोजर, द डिपेंडेंस ऑन आईटी and the statutory and regulatory requirements which they have to comply, and over the period they have been bringing about the new products, the services, and ये सब अपने को ऑडिट में इसको चेक करना है. तो जब बैंक्स का ऑडिट होता है तो हम लोग बात करते हैं कि इट इज़ एसेंशियल फॉर द ब्रांच ऑडिटर्स एंड स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स उन्हें बैंक के बारे में पूरा डिटेल्ड नॉलेज रहे, वो कौन से प्रोडक्ट्स को ऑफर करते हैं, उन प्रोडक्ट्स के साथ क्या रिस्क एसोसिएटेड है और अप्रोप्रिएटली वो जो सारी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है उन्होंने उसको केटर करना चाहिए. राइट. तो यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अबाउट फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द बैंक. देखिए दोस्तों, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का थर्ड शेड्यूल के अंदर दो फॉर्म होते हैं, फॉर्म ए एंड फॉर्म बी. फॉर्म ए जो है इट टॉक्स अबाउट द बैलेंस शीट एंड फॉर्म बी जो है उसके अंदर जो है वो है प्रॉफिट एंड लॉस. ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो थर्ड शेड्यूल के अंदर हम लोग बना रहे हैं दे हैव टू बी कंप्लाइड विथ व्हाट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विच आर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट. साथ ही साथ द बैंक्स में ऑल्सो इम्प्लीमेंट व्हाट द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बट इट हैज़ बीन डेफर्ड फॉर ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स प्रेजेंटली. तो ध्यान में रखना है अपने को, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए इंड एस अभी एप्लीकेबल नहीं है. एंड हर बैंक ने अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स साथ ही साथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाने चाहिए. राइट. पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड they are to comply with सेबी एंड LODR रेगुलेशंस. तो सेबी के जो रेगुलेशंस है और LODR मतलब लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स वो रेगुलेशंस भी उन्होंने पूरी करनी चाहिए. ये बात हुई अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर. अब बच्चों हम लोग बात करते हैं अबाउट ऑडिट ऑफ अकाउंट्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. यहाँ पे जो ऑडिटर्स जो अपॉइंट होंगे, राइट, सेक्शन 30 सबसेक्शन 1 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ये कहता है कि जो भी व्यक्ति ड्यूली क्वालिफाइड है टू बिकम द ऑडिटर ऑफ द कंपनी विल बी अपॉइंटेड एज द बैंक ऑडिटर. टेक्निकली ही विल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग इन इंडिया. राइट. अब उसके बाद यहाँ पे जब ऑडिटर्स अपन अपॉइंट करते हैं एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है
कि नेशनलाइज्ड बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कम से कम 4 या उससे ज़्यादा, डिपेंडिंग अपॉन द साइज और बोर्ड जो डिसीजन लेता है उसके हिसाब से, उन्होंने जॉइंट स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स अपॉइंट करने हैं। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, कम से कम 4 जॉइंट ऑडिटर्स होने चाहिए अगर नेशनलाइज्ड या पब्लिक सेक्टर बैंक है तो, मिनिमम 4, उसके बाद आप चाहे उतने आपके बिजनेस के साइज या बोर्ड के डिसीजन के हिसाब से आप अपॉइंट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। जब ये ऑडिटर्स अपॉइंट होते हैं, द अपॉइंटमेंट लेटर इज सेंड बाय द बैंक इन कनेक्शन विद द अपॉइंटमेंट, राइट। और एक सवाल आएगा कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ दिस अपॉइंटमेंट लेटर। सो जो ये अपॉइंटमेंट लेटर जो बैंक्स भेजते हैं उसके अंदर बातें आएगी, वो है कि आपका पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट, आप कौन से साल के लिए अपॉइंट करे गए हो, दूसरे जो सेंट्रल ऑडिटर्स है उनके बारे में बात होगी, प्रीवियस ऑडिटर्स कौन थे उनके डिटेल्स दिए जाएंगी, एंड द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स टू बी कंप्लाइड विद इन एक्सेप्टिंग द असाइनमेंट्स। दैट इज कि आप क्या काम कर रहे हो, आपका क्या बोलते हैं उसको, इनडेप्थनेस तो नहीं होना चाहिए, बराबर। तो ऐसी कुछ बातें जो है प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट कि आप उसे कंप्लाई करोगे तो ही आप क्या कर सकते हो, ऑडिट को एक्सेप्ट कर सकते हो, राइट। तो सीक्रेसी मेंटेन करनी है, दूसरे असाइनमेंट्स आप एक्सेप्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वो सारी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट अपने को कंप्लाई करनी है, उसके अंदर वो डिटेल्स रहेगी। एंड जैसे हमने अभी कहा कि जॉइंट ऑडिटर्स होंगे, सो देयर विल बी अ स्टेटमेंट ऑफ डिविजन ऑफ वर्क एंड रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट, कि विच जॉइंट ऑडिटर विल बी रिस्पॉन्सिबल टू व्हाट एक्सटेंट, एंड द स्कोप ऑफ असाइनमेंट, कि ये जो काम आप कर रहे हो उसमें क्या क्या बातें आप कवर करेंगे, and reports or certificates which are to be given by statutory central auditors along with the main report, right। and ये statutory branch auditors जो है, अभी central auditors की बात नहीं, branch auditors की बात कर रहे हैं, तो branch auditors को भी जो अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा वो इसी हिसाब से होगा, राइट, एक्सेप्ट इन रिगार्ड टू व्हाट द पर्टिकुलर्स ऑफ अदर ऑडिटर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, क्योंकि वो अकेले रहेंगे ना वो ब्रांच ऑडिटर्स, तो उसके हिसाब से उनका काम होगा। क्लियर है एकदम। सो ये बात हो गई अपनी कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। सो इट इज पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट, द पर्टिकुलर्स ऑफ सेंट्रल ऑडिटर्स, प्रीवियस ऑडिटर्स, what is the procedure that they have to follow, that they have to comply before accepting the assignment. Joint auditors है तो division of work and उनकी reporting responsibilities and the scope of assignment, along with the scope of assignment any special reports or certificates that needs to be given, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, right? So ये auditors जो है ये appoint जो होगा ये कहाँ होंगे सर? So it will be appointed by the banking company in the annual general meeting, राइट। सो जो भी ऑडिटर्स है बैंकिंग कंपनी के, दे विल बी अपॉइंटेड इन द एनुअल जनरल मीटिंग, वेर एज द नेशनलाइज्ड बैंक के जो ऑडिटर्स है वो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से अपॉइंट होंगे। बट दोनों केस में चाहे वो बैंकिंग कंपनी एजीएम में ऑडिटर्स अपॉइंट करे हैं, नेशनलाइज्ड बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू अपॉइंट करे, कैसा भी सिचुएशन रहे, राइट, ईदर केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेना जरूरी है। सो अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शुड बी मेड, राइट। सो दोस्तों ये बातें हो गई कि अब हम लोग जब ऑडिट कर रहे हैं तो हमने देखा कि कौन से स्पेशल बातें हम लोग ने ध्यान में रखनी है बैंक ऑडिट करते समय पे। बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में चर्चा करी, ऑडिटर कौन होता है, उनके अपॉइंटमेंट लेटर में कौन सी बातें होती है, कम से कम कितने जॉइंट ऑडिटर्स अपॉइंट होने चाहिए, राइट, और किसके पास ऑथोरिटी है। ये बातें होने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट पार्ट जो है, जो सबसे बड़ा पार्ट है, इसको रिवाइज करते हैं। वो हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ बैंक। तो दोस्तों बैंक ऑडिट कंडक्ट करने के लिए 5 स्टेप्स है जो हम लोग को ध्यान में रखनी है। ये स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी हम लोग करेंगे, उसके हिसाब से बैंक ऑडिट जो है हम लोग ये कंडक्ट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 ये है कि इनिशियली हम लोग को कौन सी बातें ध्यान में रखने की है व्हेन वी स्टार्ट विद द ऑडिट, तो कौन सी चीज़ें हम लोग ध्यान में रखेंगे। वो बातें ध्यान में रखने के बाद सेकेंड थिंग इज वी विल टेक द अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद वी विल डू इज द रिस्क असेसमेंट।
तो इनिशियल फेज में कुछ बातें, फिर बैंक के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेंगे, फिर रिस्क को असेस करेंगे। रिस्क असेस होने के बाद वी विल डू द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क, जहाँ पे हम एक्चुअली काम करेंगे, और फिर उसके बाद जो है हम लोग अपना रिपोर्ट देंगे। तो ये ऐसे 5 हिस्सों में अपना जो काम है वो बट गया है। सो कौन सी 5 बातें हैं दोस्तों? इनिशियल कंसिडरेशन, अंडरस्टैंडिंग, रिस्क असेसमेंट, एग्जीक्यूशन एंड रिपोर्टिंग। तो चलिए पहले बात करते हैं इनिशियल कंसिडरेशन में हमें कौन सी बातों के ऊपर फोकस करना है। सो इनिशियल कंसिडरेशन में सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे कि अगर अपने को अपॉइंटमेंट करने के लिए आ रहे हैं वो, तो हमने सबसे पहले बात करनी है अबाउट डिक्लेरेशन ऑफ इंडेप्टनेस। पॉइंट्स ध्यान से समझना। डिक्लेरेशन ऑफ इंडेप्टनेस मतलब क्या है कि भाई बिफोर योर अपॉइंटमेंट इज डन, बैंक आपसे एक सर्टिफिकेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंडेप्टनेस लेंगी, जिसका मतलब एक रिटर्न कंफर्मेशन होगा कि ऑडिटर वो खुद, उसकी फर्म या उसके पार्टनर्स या कोई भी फैमिली मेंबर्स, बराबर है, वो कोई भी जो है ना वो इंडेप्टेड नहीं है या वो विलफुल डिफॉल्टर्स नहीं है, बराबर है। सो अगर ऐसा रहेगा कि अगर आप विलफुल डिफॉल्टर हो तो फिर आपका अपॉइंटमेंट नहीं होगा। साथ ही साथ जैसे हमने कहा था कि इनका अपॉइंटमेंट जो है वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से होगा, तो सेक्शन 141 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि अ चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड नॉट बी इंडेप्टेड इन एक्सेस ऑफ रुपीज 1 लाख, इन एक्सेस ऑफ रुपीज 5 lakhs, राइट। सो ऐसे केस में आपको ध्यान में रखना है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अपने को क्या करना है? अपने को डिक्लेरेशन ऑफ इंडेप्टनेस दे देना है। डिक्लेरेशन ऑफ इंडेप्टनेस देने के बाद सेकेंड पॉइंट इज वी हैव टू कम्युनिकेट विद द प्रीवियस ऑडिटर। सो व्हेन वी कम्युनिकेट विद द प्रीवियस ऑडिटर, अपना ये जो है ये एथिकल रिक्वायरमेंट भी है और एक प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट भी है। सो विदाउट कम्युनिकेटिंग with the previous auditor, we cannot accept the engagement, and this is given under schedule 1 part 1 clause 8 8 में you have to communicate, right? so हमने declaration of indebtedness दे दिया, communicate कर लिया previous auditor के साथ, और अब हम लोग बात करते हैं about acceptance and continuance के बारे में कि क्या भाई हम लोग इनका काम जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि एक्सेप्टेंस देने के बाद ये विचार नहीं करेंगे कि काम कंटिन्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं। तो काम शुरू होने के पहले ही हम लोग क्या करेंगे? वी विल असेस द एंगेजमेंट रिस्क। एंगेजमेंट रिस्क मतलब कि भाई इनका काम एक्सेप्ट करना या नहीं करना, उसी की बात हो रही है, राइट। सो द असेसमेंट ऑफ एंगेजमेंट रिस्क मतलब इंटीग्रिटी ऑफ ओनर्स देखना है, कॉम्पिटेंस, क्या अपन वो काम कर सकते हैं, क्या अपने पास वो नेसेसरी नॉलेज है क्या, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग सोच विचार करेंगे। एंड दिस विल बी डन प्रायर टू एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, बराबर है। क्योंकि ये सारी बातें जो है ये आपके डिसीजन को अफेक्ट करेगी अबाउट एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट एंड द प्लानिंग डिसीजन कि कैसे अपन ने प्लान करना है अगर हम लोग अपना ऑडिट जो है वो एक्सेप्ट करें तो। सो अपने को फोकस करना है ऑन एंगेजमेंट रिस्क, एंड दिस एंगेजमेंट रिस्क डियर फ्रेंड्स इज डन प्रायर टू एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑडिट। क्लियर है? सो इनिशियल कंसिडरेशन में 3 पॉइंट कौन से हो गए? एक तो हमने डिक्लेरेशन देना है इंडेप्टनेस का, कम्युनिकेट करना है प्रीवियस ऑडिटर के साथ, और तीसरा जो है वो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस मतलब एंगेजमेंट रिस्क के बारे में बात करनी है। फिर बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। अब भैया अगर सब बढ़िया है, आपको दिख रहा है कि भाई एक्सेप्ट भी करना है, कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, कोई एंगेजमेंट रिस्क नहीं है। सो एज पर एसे 210 टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, बराबर है, वी विल अग्री दोज टर्म्स, बराबर है, फॉर ईच पीरियड दैट इज टू बी ऑडिटेड विद द बैंक बिफोर वी स्टार्ट विद द वर्क। ध्यान में रखना, एंगेजमेंट रिस्क ये एक्सेप्ट करने के पहले, एक्सेप्ट करने के बाद आपने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट अग्री करना है। वो अग्री करने के बाद ही आप क्या करोगे? आपका फील्ड वर्क जो है वो आपका एक्चुअल काम जो है वो स्टार्ट करोगे, नहीं तो क्या हो जाएगा? अननेसेसरी देयर विल बी व्हाट? कंफ्यूजन। सो
आपने एक रिटन एंगेजमेंट लेटर बनाना है, उसमें सारे टर्म्स जो है वो आपने अग्री करनी है विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट एंड द ऑडिटर। ये स्टार्टिंग में ही कर लेना है, बराबर है। इसका जो डॉक्यूमेंट का नाम जो होगा उसको कहेंगे अपन एंगेजमेंट लेटर, विच इज गिवन बाय ऑडिटर एंड एक्नॉलेजमेंट इज डन बाय द बैंक। अब टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट अग्री हो गए, इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे अबाउट प्लानिंग। सो द ऑडिट प्लान इज डन and documented with respect to nature, timing and extent of the audit procedures that we need to follow at the assertion level। क्योंकि हम लोग रिस्क असेस करते हैं एट असर्शन लेवल, तो वहां पे क्या ऑडिट प्रोसीजर्स हम लोग परफॉर्म करेंगे। एंड ये जो आपका ऑडिट प्लान बना रहे हो, ये ऑडिट प्लान आप उसमें फ्लेक्सिबल रहेंगे। मतलब हम सब पता है कि ऐसे 300 के हिसाब से जैसे सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस, बराबर अंडरस्टैंडिंग चेंज होता है, तो हमने अपना ऑडिट प्लान जो है ये अपडेट करना है, चेंज करना है, फ्लेक्सिबिलिटी रखना है उसमें एज एंड व्हेन नेसेसरी। सो वंस योर प्लान इज एस्टैब्लिश्ड, नाउ आपको उधर काम पे भेजने के लिए आपको लोग लगेंगे। सो वी विल एस्टैब्लिश व्हाट द एंगेजमेंट टीम। सो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम विल बी ऑफ द पर्सन्स हु आर क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स, बराबर, जो पूरा काम काज संभाल सकते हैं। इट विल डिपेंड अपॉन the size, nature and complexity of the bank's operation। So dear friends, ये अपनी बातें हो गई in regards to initial consideration। So कौन से पॉइंट्स हो गए एक बार क्विकली गो थ्रू करते हैं इसमें। So first we talk about is declaration of indebtedness, then we talk about is the declaration of internal assignments also if any, then we talk about is communication with the previous auditor। ये सब बातें सही है तो फिर अपन एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्टेंस होने के बाद टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट अग्री कर लेंगे, प्लानिंग करेंगे एंड देन वी विल एस्टैब्लिश व्हाट द एंगेजमेंट टीम। ये अब ये फर्स्ट स्टेज था ये। अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अबाउट अंडरस्टैंडिंग की। सो अंडरस्टैंडिंग में अपने को क्या करना है दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग में वी हैव टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ 3 थिंग्स। अंडरस्टैंडिंग लेने का है बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ 3 थिंग्स। वो 3 चीजें कौन सी है? सो वो 3 चीजें वी हैव टू अंडरस्टैंड द बैंक, इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल्स। नंबर 2, वी हैव टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बैंक्स अकाउंटिंग प्रोसेस। एंड नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बैंक्स रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। सो कौन सी 3 प्रोसेस के बारे में अपने को जानकारी लेनी है? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द बैंक, इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल, वी हैव टू अंडरस्टैंड द बैंक्स अकाउंटिंग प्रोसेस एंड लास्ट में बैंक्स रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। क्लियर है एकदम? यस। तो बैंक और उसका एनवायरमेंट समझेंगे तो एज पर इसे 315 वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट समझने के बाद हम लोग उसके हिसाब से अपना ऑडिट प्लान बनाएंगे, बराबर, टू डिटरमाइन द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स एंड टू एड्रेस द स्पेसिफिक रिस्क। मतलब वी विल फर्स्ट आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क, इनहेरेंट रिस्क कितनी है, उसके हिसाब से कंट्रोल रिस्क कितनी है वो चेक करेंगे। तो वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पता चलने के बाद सबसे पहले अब हम लोग को फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। उसमें करना पड़ेगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, उसमें देखेंगे ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स एंड द स्पेसिफिक रिस्क को एड्रेस करने के लिए वी हैव टू परफॉर्म व्हाट द सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। ठीक है। सो ये बात हो गई अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बैंक, इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बैंक्स अकाउंटिंग प्रोसेस। अब बैंक्स अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या होता है, जब अकाउंटिंग होती है तो उसमें जो है 2 टाइप की इंफॉर्मेशन जो है वो जनरेट होती है, एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड दूसरा ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन, बराबर। सो फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन जैसी जनरेट होती है तो ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है बैंक को अपने इंटरनल कंट्रोल्स लगाने के लिए। फाइनेंशियल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, कहाँ रेवेन्यू लीकेज हो रहा है, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट्स, तो ये जो है अपने को पता चलेगा, तो इससे हम लोग इंटरनल कंट्रोल लगाने में मदद करते हैं। तो इसीलिए लगे हाथ हम लोग उसको भी स्टडी कर लेते हैं। ठीक है। सो दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस will help us to identify and assess the risk of material misstatement whether due to fraud or error। एंड इसके हिसाब से फिर वापस से हम लोग अपने
फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स जो है वो हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं. नाइस. यस सर. सो थर्ड पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस. रिस्क को कैसे मैनेज करना है. रिस्क को मैनेज करना है मतलब क्या होता है कि हम सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे और रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद उसके ऊपर हम लोग कंट्रोल्स लगाएंगे कि जिससे हम लोग उस रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं. तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस. तो मैनेजमेंट क्या करता है, इट डेवलप्स कंट्रोल्स. ये ध्यान से सुनिएगा. इट डेवलप्स कंट्रोल्स एंड यूजेस परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स टू हेल्प द ऑडिटर इन मैनेजिंग व्हाट दिस की बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क. बहुत सारे अलग अलग बिजनेस के रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क आते हैं, बराबर है. तो उसको हम लोग कैसे मिटिगेट करें, बराबर, उसके लिए हमें क्या होना ज़रूरी है, अच्छे कंट्रोल्स होना बहुत ज़रूरी है. एंड दैट इज़ वाई वी हैव टू हैव अ इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम. बिजनेस रिस्क मतलब आप समझिए बात को कि कोई सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर आ जाता है, बराबर है, उसको अपन कहेंगे बिजनेस रिस्क. आरबीआई के गाइडलाइंस आ गए, लाइसेंस कैंसिल कर दिया, जैसे हम लोग पेटीएम का देखें तो दैट्स अ बिजनेस रिस्क. फाइनेंशियल रिस्क मतलब अगर कोई रीपे नहीं कर रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, तो इट्स अ फाइनेंशियल रिस्क. तो उसको रोकने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, एक इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए. तो वो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कुछ एलिमेंट्स आते हैं. अभी अपन बच्चों बात कर रहे हैं वो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर के कुछ एलिमेंट्स. तो एलिमेंट्स कौन से हैं. तो सबसे पहले हमारे पास होने चाहिए रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. स्टेप बाय स्टेप आप हायरार्की समझिए इसको. फर्स्ट पॉइंट इज वी शुड हैव, ये याद करने के लिए आपको बता रहा हूं कि वी शुड हैव व्हाट इज अ रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. ये रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को स्टडी करके उसके ऊपर हमने लगाने चाहिए कंट्रोल एक्टिविटीज. पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम्स रिलायबल होंगे, फिर वो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स पे क्या रिस्क है, उस रिस्क को हम लोग आइडेंटिफाई और मेजर करेंगे, और वो रिस्क को आइडेंटिफाई और मेजर करने के बाद उसके ऊपर लगाएंगे कंट्रोल एक्टिविटीज. कंट्रोल एक्टिविटीज लगने के बाद इसका होगा मॉनिटरिंग, और फिर ये सारी जो 4 बातें हमने कही, उन सारी 4 बातों पे TCWG का ध्यान होगा. तो शुरुआत से एक बार फिर से आप हायरार्की, स्टेप बाय स्टेप क्रोनोलॉजी ध्यान से सुनिएगा. सबसे पहले वी विल हैव टू हैव अ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के ऊपर हम लोग रिस्क जो है वो रिस्क को असेस करेंगे. उस रिस्क के ऊपर फिर उसको ध्यान में रखते हुए लगाएंगे कंट्रोल्स, और कंट्रोल्स के ऊपर करेंगे मॉनिटरिंग. और इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान होगा किसका, दोज चार्ज्ड विथ गवर्नेंस का. ओके. सो सबसे पहले बात करते हैं रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की. सो बैंक्स रिक्वायर अ रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, बराबर, जो आपको प्रोवाइड करे एडिक्वेट फाइनेंशियल, ऑपरेशनल एंड कंप्लायंस वाली इंफॉर्मेशन ऑन टाइमली एंड कंसिस्टेंट बेसिस. देखो इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए कि भाई अपने को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कि अपना प्रॉफिट लॉस, बराबर, क्या है क्या नहीं है, वो इंफॉर्मेशन अपने को मिले. ऑपरेशनल, कौन से परफॉर्मेंस एसेट्स है, कौन सी परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट्स है, कौन सी नॉन परफॉर्मिंग है, ये सारी ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन मिले. और साथ ही साथ हम कौन से लॉज एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में अपने को पता होना बहुत ज़रूरी है. सो हम चाहते हैं कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसी हो जो फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और कंप्लायंस वाली इंफॉर्मेशन टाइमली और कंसिस्टेंटली प्रोवाइड करे, राइट. सो TCWG and management therefore requires risk management information that is easily understood and enables them to assess the changing nature of the bank. So उन्हें एक ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए कि बाबा रिस्क को मैनेज करने के लिए कि कंटिन्यूस बेसिस पे अगर ये इंफॉर्मेशन अपने को मिले तो हम लोग एक बढ़िया ये चेंजिंग एनवायरनमेंट में रिस्क को हम लोग मैनेज कर सकें. तो रिस्क को मैनेज करने के लिए रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का होना बहुत जरूरी है. सेकेंड पॉइंट, अब अपन बात करते हैं दोस्तों आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क. तो जो रिस्क एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आपके गोल्स को अचीव करने के लिए अफेक्ट कर सकता है, सो दीज रिस्क्स, बराबर, शुड बी व्हाट मेजर्ड, आइडेंटिफाइड एंड मॉनिटर्ड.
उसका एक क्राइटेरिया आपने सेट कर लेना है, एक लिमिट आपने सेट कर लेनी है कि अगर उससे ज़्यादा रही वो रिस्क, बराबर है, तो भाई प्रॉब्लम है, उससे कम रही तो मैनेजेबल है। तो आइडेंटिफाई करना है, उसको मेजर करना है और मॉनिटर करते रहना है। और कौन सी रिस्क को, तो जो रिस्क जो आपके गोल्स पे इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक बार आपने ये रिस्क को आइडेंटिफाई और मेजर कर लिया तो आपने कंट्रोल एक्टिविटीज़ लगानी है। कंट्रोल एक्टिविटीज़ मतलब तरह तरह के अलग अलग कंट्रोल्स आपने लगाना है। अलग अलग कंट्रोल्स मतलब जो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ है, बराबर है, आपने प्री अप्रूव्ड लिमिट्स आपने सेट करना है, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स आपने देनी है, फिजिकल सिक्योरिटी होनी चाहिए, कंटिंजेंसी प्लानिंग होनी चाहिए, रिकन्सिलिएशन होना चाहिए ऑफ द पोजीशंस। तो ये सब चीज़ें आपने करनी है, राइट। तो ये अलग अलग कंट्रोल्स आपने लगाने हैं और कंट्रोल्स लगाने के बाद मैनेजमेंट ने उसके ऊपर मॉनिटरिंग करना है, बराबर। देयर शुड बी सम टूल्स, मॉडल्स, मेथोडोलॉजी विच मैनेजमेंट यूज टू मैनेज द रिस्क, बराबर, एंड इट शुड बी रेगुलरली असेस्ड एंड अपडेटेड कि वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, बराबर है। तो ये कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होना चाहिए। और ये जो मॉनिटरिंग होना चाहिए ये एक अलग इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ने करना चाहिए जो कोई कंट्रोल्स लगाने में या उसमें जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। इट शुड बी एन इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट यूनिट। आखिरी में टीसीडब्ल्यूजी ने इसके ऊपर पूरा ध्यान रखना चाहिए। टीसीडब्ल्यूजी ने इससे रिलेटेड प्री अप्रूव्ड पॉलिसीज देनी चाहिए, बराबर है। और वो पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए वो बैंक के गोल्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजीज से कंसिस्टेंट होना चाहिए। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, कैपिटल स्ट्रेंथ के हिसाब से वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो ये सारी 5 बातें दोस्तों, कौन सी 5 बातें? अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम, आइडेंटिफिकेशन मेजरमेंट ऑफ रिस्क, कंट्रोल एक्टिविटीज, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज एंड ओवरसाइट बाय टीसीडब्ल्यूजी, ये सारी बातें आती है अपने बैंक के रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर और उसी का अंडरस्टैंडिंग हम लोग ले रहे हैं। क्लियर है एकदम? यस। सो ये अपना हो गया सेकेंड स्टेप। अब यहां से दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं और अब हम लोग चर्चा करते हैं तरह तरह के रिस्क के बारे में जिसको अपने को असेस करने का है। देखिए, अंडरस्टैंडिंग अब ले ली, अब बात करेंगे रिस्क असेसमेंट की। तो सबसे पहले दोस्तों we have to identify and assess the risk of material misstatement at 2 levels, we all know, at financial statement level and assertion level. This will help us to design the audit procedures at assertion level, that is further audit procedures. मतलब आप समझते हो ना, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट 2 लेवल पे होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और असर्शन लेवल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क ओपिनियन देने के लिए काम में आता है और असर्शन लेवल का जो रिस्क होता है उससे हम लोग जो है अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स जो है वो हम लोग प्लान और परफॉर्म करेंगे उसके हिसाब से। सो पॉइंट नंबर 1, रिस्क असेसमेंट में वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सेकेंड पॉइंट जो है हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्लूडिंग मनी लॉन्ड्रिंग। सो एज पर एसे 240, राइट, यहां पे ऑडिटर हैज टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट those identified misstatements जहां आपको लगता है कि फ्रॉड है, and accordingly we have to respond appropriately. Throughout we have to maintain an attitude of professional skepticism कि भाई चौकन्ना रहना है हमेशा कि भाई कहीं कुछ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड नजर आ रही है क्या। सो ऐसे 240 के हिसाब से हमने एविडेंस ऑब्टेन करना है कि फ्रॉड है क्या, और प्रोफेशनली अलर्ट अपन ने स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना है। Then RBI has also framed the guidelines about prevention of money laundering and know your customer norms. तो बैंक्स को ये पॉलिसीज़ को कंप्लाई करने के लिए पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स एंड कंट्रोल्स एस्टैब्लिश करने हैं और उसे रिपोर्ट भी करना है अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी नज़र आती है तो। सो ये बात हो गई अपनी रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्लूडिंग मनी लॉन्ड्रिंग। देन कोई स्पेसिफिक रिस्क है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे तो वो भी आप असेस कीजिए। एंड रिस्क एसोसिएटेड विथ आउटसोर्सिंग ऑफ एक्टिविटीज़। आउटसोर्सिंग ऑफ एक्टिविटीज़ हम सब जानते हैं कि बैंक सारे काम खुद नहीं कर सकता है। सिक्योरिटी गार्ड जो बैंक के बाहर होते हैं, एटीएम के अंदर जो कैश
रिफिल होता है, या हम लोग जो सर्वर्स यूज़ करते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए, इंटरनेट जो यूज़ करते हैं, नेटवर्क्स यूज़ करते हैं, तो दीज आर व्हाट द आउटसोर्स्ड एक्टिविटीज़। एंड इसके लिए जो है बैंक्स क्या करता है, आउटसोर्स एक्टिविटीज़ एक्सपर्ट बाहर के यूज़ करता है जो उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए ये आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज़ से भी कुछ रिस्क आ सकती है। सो इट इज़ एसेंशियल फॉर द बैंक्स टू ऑल्सो मैनेज दोज रिस्क्स। तो इन रिस्क के बारे में भी हमने समझना है। उसके बाद बात करते हैं अबाउट एग्जीक्यूशन की। तो एग्जीक्यूशन में एकदम सिंपल है। जब हम लोग ऑडिट स्टार्ट कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स आपको एकदम क्विकली बता दूं। इसके अंदर के 6 पॉइंट्स जो है वो, तो बेटा सबसे पहले हम लोग ने क्या करना है, हमने मटेरियलिटी को हमने डिसाइड कर लेना है, बिकॉज द एंटायर ऑडिट विल बी परफॉर्म्ड बेस्ड ऑन व्हाट मटेरियलिटी। देर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क, राइट। सो द डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी ये अपन खुद डिसाइड करेंगे बैंक के, बिजनेस के नॉलेज के बेसिस पे, रिस्क के बेसिस पे, और क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है, क्या साइज और नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट्स मिले हैं उसके हिसाब से। तो एग्जीक्यूशन जब कर रहे हैं तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग यू हैव टू डिटरमाइन व्हाट मटेरियलिटी। कीपिंग इन माइंड मटेरियलिटी, हम लोग सेकेंड पॉइंट क्या करेंगे, वी विल डेवलप व्हाट, वी विल एस्टैब्लिश व्हाट ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। सो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी अगर हम लोग करेंगे तो आवर एंटायर ऑडिट विल बी कंडक्टेड व्हाट इन एन इफेक्टिव मैनर। दिस स्ट्रैटेजी शुड बी एस्टैब्लिश्ड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट ऑब्वियसली, राइट। एंड उस स्ट्रैटेजी में हम लोग फोकस करेंगे कि कौन से की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स होने चाहिए, स्पेशलिस्ट, उनका नॉलेज, एक्सपर्टीज, टाइम कितना एलोकेट करना है। सो वी विल फर्स्ट प्रिपेयर व्हाट स्ट्रैटेजी। सो फर्स्ट मटेरियलिटी के बेसिस पे वी विल प्रिपेयर व्हाट ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट। देन we will have what, a planning memorandum. The auditor should summarize the team's audit plan by preparing what, audit planning memorandum. मेमोरेंडम जो हम लोग कहते हैं, एज द नेम सजेस्ट, मेमोरेंडम मतलब क्या है, समरी होती है, बराबर है। मतलब ऊपर ऊपर से आपके इसको अंदर बताना है कि क्या स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं, कौन से सिग्निफिकेंट इश्यूज और रिस्क हम लोग असेस कर रहे हैं, एंड व्हाट एविडेंस वी आर प्लानिंग, बराबर के नहीं, जिससे कि हम लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं एंगेजमेंट रिस्क, परवेजिव रिस्क, स्पेसिफिक रिस्क और एनी अदर रिस्क के बारे में। सो मटेरियलिटी डिसाइड किया, स्ट्रैटेजी बनाई, फिर प्लानिंग मेमोरेंडम बनाया। अब जो हमने पहले वाले पार्ट में रिस्क असेसमेंट करी थी, अब वो रिस्क असेसमेंट के बाद एग्जीक्यूशन में वी हैव टू रिस्पॉन्ड टू दोज रिस्क, राइट। रिस्पॉन्स टू द असेस्ड रिस्क इज गवर्न बाय SA नंबर 330। सो हमें ओवरऑल रिस्पॉन्सेस हम लोग को डिजाइन करने हैं व्हेन द रिस्क इज आइडेंटिफाइड एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। मतलब अपने को क्या ओपिनियन देना है उसके बारे में बात होगी। और सेकेंड पॉइंट जो है, असर्शन लेवल पे अगर रिस्क आइडेंटिफाई हुई है तो उस रिस्क को कैसे हम लोग डिटेक्ट करें, बराबर, उसके लिए अपने को फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट अपने को डिसाइड करना है। So that is what we actually work. So we prepare what the response to the assessed risk. और उसके रिस्पॉन्स के लिए we have to have what, the engagement team discussion, कि हर एक को अच्छा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा कि क्या रिस्क हुई थी, क्या रिस्क आने की पॉसिबिलिटीज़ है, उसको कैसे मैनेजमेंट ने मिटिगेट किया। तो वी हैव टू हैव व्हाट, द डिस्कशन विद द एंगेजमेंट टीम। एंड उसी के साथ लास्ट में वी हैव टू ऑल्सो कंसिडर व्हाट, द गोइंग कंसर्न अजम्पशन, कि ऐसे कोई फैक्टर्स तो नहीं ना विच कास्ट अ डाउट ऑन द बैंक्स एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। लास्ट में वी हैव टू डू व्हाट इज द रिपोर्टिंग। अपन ने क्या करना है, रिपोर्टिंग कर देना है, बराबर। ऑडिट रिपोर्ट जो है, स्पेशल सर्टिफिकेट्स जो है वो दे देने हैं। ओके, तो अब जो है हम लोग बात करेंगे नॉर्मल एनवायरनमेंट का स्टडी करने के बाद अब अपन बात करेंगे अबाउट स्पेशल कंसिडरेशंस इन आईटी एनवायरनमेंट। अब जैसे आप सब समझते हो कि कोर बैंकिंग सिस्टम के वजह से इतनी टेक्नोलॉजी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट सेटलमेंट्स के लिए, आधार कार्ड से कार्डलेस पेमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे अपने को नॉर्मल जो बैंकिंग एनवायरनमेंट है वो तो स्टडी कर ही रहे हैं अपन, उसका अंडरस्टैंडिंग तो ले ही रहे हैं,
बट साथ ही साथ अपने को आईटी एनवायरनमेंट का भी अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत ज़रूरी है। सो जब हम लोग आईटी एनवायरनमेंट का अंडरस्टैंडिंग लेने जाते हैं तो ये ध्यान से समझना कि बैंक वाले ने अपने को कौन सी बातें, कौन सी इंफॉर्मेशन अपने को शेयर करना इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। सो कौन सी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बैंक्स अपने साथ शेयर करेंगे, वो है सबसे पहले कि बैंक का आईटी पॉलिसी क्या है, उनका स्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट कैसा है आईटी सिस्टम का। मतलब आईटी पॉलिसी मतलब हु इज़ गोइंग टू यूज़, किसकी ऑथोरिटीज़ क्या है, बराबर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बराबर मतलब नेटवर्क कैसा है और एनवायरनमेंट कैसा है। तो इसके बारे में डिटेल्ड अपने को इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, ये बैंक ने अपने को प्रोवाइड करनी चाहिए। आईटी पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट। फिर उस पॉलिसी को या इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए डेटा कैसे प्रोसेस होता है, डेटा अलग अलग सिस्टम से कैसे इंटरफेस करता है, कम्युनिकेट करता है। जैसे कि एटीएम जो है ये आपके बैंक के सर्वर के साथ कैसे इंटीग्रेट करता है। फिर डेटा इंटीग्रिटी एंड डेटा सिक्योरिटी। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि जैसा हमने सिस्टम के अंदर डेटा डाला वैसे ही जब हम लोग रिट्राइव करें वैसा होना चाहिए, और वो जो डेटा जो अंदर स्टोर्ड है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या इंफॉर्मेशन है वो बैंक वाले ने अपने को प्रोवाइड करनी चाहिए। सो आईटी पॉलिसी, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा इंटरफेस, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा सिक्योरिटी। फिर हमने देखना है कि बैंक की बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान्स या डिजास्टर कंट्रोल प्लान्स क्या है, कि अगर कल चल के इंटरनेट अगर बंद हो गया तो आप कैसे बैंकिंग ऑपरेशंस को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपका सर्वर क्रैश हो गया, डिजास्टर हो गया, तो उसको रोकने के लिए आपके पास क्या है। तो आपके बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान्स, डिजास्टर कंट्रोल प्लान्स क्या है, ये आपने बैंक से इसका अंडरस्टैंडिंग लेना है। फिर बात करते हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की। सो आप अकाउंटिंग कैसे करते हो उसका मैनुअल, अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे पास होती है उसका प्रोसेस क्या है, और उसमें इन्वॉल्वमेंट कौन से आईटी सिस्टम्स का है इसके बारे में जानकारी लेनी है। इन सब के ऊपर कंट्रोल्स क्या है वेरियस एस्पेक्ट्स के ऊपर, अकाउंट हेड्स, कैसे खर्चे बुक होते हैं, एक्सपेंस बुकिंग, एंड ओवरड्यू आइडेंटिफिकेशन। ओवरड्यू मतलब जो अपन एनपीएस के लिए फाइंड आउट करते हैं वो, तो वो कैसे आप आइडेंटिफाई करें इसके बारे में अपन बातचीत करेंगे। फिर कंट्रोल्स है अबाउट व्हाट वेरियस ई बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड चैनल्स। लाइक आप अगर ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र कर रहे हो या ऑनलाइन फिक्स डिपॉजिट या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो, तो उन ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करा जाएगा उसके ऊपर के कंट्रोल्स की बात करेंगे। मैनेजमेंट कैसे अलग अलग समरीज रिपोर्ट्स निकालता है, बराबर जो MIS रिपोर्ट्स की जो बात कर रहे हैं, बीइंग जनरेटेड एंड देयर पीरियोडिसिटी। जो रिपोर्ट्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट को हेल्प होते हैं डिसीजंस लेने के लिए, तो वो रिपोर्ट्स कब, कहाँ, कैसे जनरेट होते हैं इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेना है। एक्सेप्शन रिपोर्ट्स सिस्टम निकाल के देता है क्या, ओवरड्यूज, एनपीएज, एनपीआईज, बराबर है। एंड ओवरऑल प्रोसेस जो है जिससे के थ्रू ये इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है दोस्तों हमने क्या करना है, ये हमने ऑब्टेन करना है फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ द बैंक। दैट इज मैनेजमेंट ऑफ द बैंक शुड प्रोवाइड अस विद ऑल दिस इंफॉर्मेशन। सो वो कौन सी बातें हैं, ओवरऑल आईटी पॉलिसी, स्ट्रक्चर, एनवायरमेंट, data processing and data interface, data integrity, data security, business continuity plans, disaster control plans, accounting manual, critical accounting entries, IT systems, control over key aspects, control over recording, MIS reports, major exception reports, and process of generating various information. अब ये तो बातें हमने मैनेजमेंट से ऑब्टेन कर ली। अब ये ऑब्टेन करने के बाद हमें ये सारे जो कंट्रोल एस्पेक्ट्स है, बराबर है, इसका ऑडिट करना है। हमें चेक करना है कि क्या भाई ये जो इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस होती है क्या वो ऑथराइज्ड, एक्यूरेट और कंप्लीट है ना। नहीं, आप कहोगे कि डेटा इंटीग्रिटी है, डेटा सिक्योरिटी है, बट भाई क्या वो जो डेटा प्रोसेस हो रहा है वो ऑथराइज्ड, एक्यूरेट और कंप्लीट है ना। आप देख रहे हो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान जो है अपना है, बट हम लोग को ये इंश्योर करना है कि अगर पावर सप्लाई कट हो जाता है या इंटरनेट सिस्टम्स डाउन हो जाते हैं, तो जब सिस्टम रिस्टार्ट होता है तो वो रिस्टार्ट बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी डिस्टॉर्शन के ये आपके ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट कर ले, बराबर है। सिस्टम के अंदर कोई भी अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशंस नहीं होनी चाहिए, ये हमने इंश्योर करना चाहिए।
एक्सेस कंट्रोल्स जिन भी लोगों को दिए गए हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो कंट्रोल्स के साथ मैच होनी चाहिए, कि जिससे जो एक्सेस पावर दिया गया है उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए मैच होनी चाहिए. अ प्यून कैन नॉट हैव एक्सेस टू द बैलेंसेस ऑफ द अकाउंट होल्डर्स. देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, बराबर है. चेंजेस शुड बी मेड, बराबर, एज पर द ऑथराइजेशंस. अगर कोई चार्जेस बराबर मैन्युअली कैलकुलेट करे गए हैं, बराबर, तो वो प्रॉपरली अकाउंटेड और ऑथराइज्ड है ना. कभी कोई काम अगर मान लो इंटरनेट नहीं है, सिस्टम डाउन है, तो अगर आप मैन्युअली कैलकुलेट कर रहे हो तो वो सिस्टम के अंदर बराबर से वो ऑथराइज तरीके से पोस्ट हो रहा है या नहीं वो देखेंगे. एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स, बराबर है. ओवर ड्यू पेमेंट्स है, एनपीएस हो गए हैं, बराबर है, तो उसका रिपोर्ट सिस्टम टाइम टू टाइम निकाल रहा है, वो अपने को वेरीफाई करना है. मास्टर बैलेंस या अकाउंट बैलेंसेस कोई भी मॉडिफाई, अमेंड, आल्टर नहीं कर सकता है अनलेस इट इज बाय एन ऑथराइज्ड पर्सनल. जनरल लेजर कोड शुड बी ऑथराइज्ड बाय हेड ऑफिस एंड जनरल लेजर शुड टैली विथ व्हाट द सब्सिडरी बुक्स. तो ये दो चीजें अपने को देखनी है दोस्तों. नंबर वन अपन बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट, कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमने ऑब्टेन करनी चाहिए, और जो इंफॉर्मेशन हमने ऑब्टेन करी है वो हमने वेरीफाई करनी है कि वो वैसा होता है या नहीं. क्लियर है? यस सर. सो ये बातें हो गई अपनी इंटरनल कंट्रोल्स का अंडरस्टैंडिंग, एनवायरमेंट का अंडरस्टैंडिंग इन आईटी एनवायरमेंट इन सीबीएस. अब हम लोग बात करेंगे अबाउट इंटरनल ऑडिट एंड इंस्पेक्शन. देखो, इंटरनल ऑडिट और इंस्पेक्शन ये बेसिकली ये सेंट्रलाइज्ड होता है विथ सम लेवल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, और इट इज हेडेड बाय चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव. तो यहाँ पे चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट एज पर द फ्रेमवर्क गिवन बाय आरबीआई. तो ये चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव का फंक्शन क्या क्या है? तो ब्रांचेस को आइडेंटिफाई करना रेवेन्यू ऑडिट करने के लिए. रेवेन्यू ऑडिट मतलब ऑडिट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. कॉन्करेंट ऑडिटर्स को अपॉइंट करना, उनका स्कोप मीटिंग करना, उनके साथ उनके इश्यूज डिस्कस करना, ट्रेनिंग्स देना या उनके काम को रिव्यू करना. ये सब काम जो है इट इज़ डन बाय चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव. रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट इज कंडक्टेड बेस्ड ऑन व्हाट, द असेसमेंट ऑफ द बिजनेस रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क. ठीक है. सो इसमें क्या क्या आता है जो हम लोग देखते हैं, जो रिस्क असेसमेंट में हम लोग करते हैं कि इनहेरेंट बिजनेस रिस्क के बारे में देखेंगे, कंट्रोल्स बराबर से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो जिससे कंट्रोल रिस्क पता चलेगी. मेकिंग असेसमेंट ऑफ लेवल एंड डायरेक्शन ऑफ वेरियस रिस्क एरियाज एंड असेस द लेवल एंड डायरेक्शन ऑफ ओवरऑल बिजनेस रिस्क, कि किस लेवल पे ये रिस्क अपने को देखने को मिल रही है. एंड देन वी विल ड्रॉ अप अ रिस्क मैट्रिक्स, दैट इज कौन से ब्रांच में कितनी रिस्क है एंड टू व्हाट एक्सटेंट. तो ऐसा हम लोग क्या करेंगे, ये इंटरनल ऑडिट हम लोग करेंगे. अब यहां से आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करेंगे अबाउट इंटरनल कंट्रोल इन सर्टन सिलेक्टेड एरियाज. तो बस बैंक में जनरली अलग अलग एरियाज होंगी, उसके अंदर अलग अलग कंट्रोल्स लगे होंगे. इसके बारे में हम लोग एक एक एरिया लेंगे और हम लोग स्टडी करेंगे. तो ये जो है इंटरनल कंट्रोल्स इन सर्टन सिलेक्टेड एरियाज, इसके बारे में चलो बातचीत करते हैं. चलो, तो फर्स्ट एरिया ऑफ फोकस जो लेते हैं वो है जनरल. सो जनरली कौन से कंट्रोल्स होने चाहिए बैंक के अंदर. ऐसा एग्जाम में अगर कुछ क्वेश्चन आ जाए तो बस आपको लिस्ट पता होनी चाहिए. ये बस इमेजिन का खेल है, इमेजिनेशन का. चलो, तो भैया फर्स्ट पॉइंट जो है वो कहता है कि देयर शुड बी व्हाट, रोटेशन ऑफ ड्यूटीज़. बराबर है. स्टाफ एंड ऑफिसर्स उनकी ड्यूटीज़ जो है वो पोजीशन जो है वो चेंज करते रहनी चाहिए. बराबर है. आज कुछ काम कर रहे हैं, कल कुछ और काम दे दीजिएगा. देन सेकेंड पॉइंट अपन क्या कहते हैं, एक व्यक्ति का काम जो है वो दूसरे व्यक्ति जो है वो चेक करना चाहिए. वर्क ऑफ वन पर्सन शुड बी वेरीफाइड बाय द अनदर पर्सन. इंटरनल चेक होना चाहिए. फिर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी अपन ने चेक करनी चाहिए कि कितना कैश कलेक्ट किया है उतना ही कैश जमा किया है ना. बैंक के सारी जो फॉर्म्स है, मतलब जो चेकबुक्स है, डिमांड ड्राफ्ट के कॉपीज़ है, फॉरेन करेंसी कार्ड्स है, राइट, या चेक्स है, वो ऐसे व्यक्ति के पास होने चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल है. सेंसिटिव इन्वेंट्री जो है वो बेटा वो किसके पास होनी चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के पास होनी चाहिए.
ऑफिस बैंक का अगर मेल भी खुलता है तो वो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ने ही मेल खोलना चाहिए। सिग्नेचर बुक जो है या टेलीग्राफिक कोड बुक जो है, सिग्नेचर बुक मतलब जो स्पेसिमेन सिग्नेचर जिसके अंदर मेंटेन करी है, वो स्पेसिमेन सिग्नेचर की बुक या टेलीग्राफिक बुक जो है वो ऑथराइज्ड ऑफिसर्स के पास होनी चाहिए। बैंक ने इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए फायर, नेचुरल कैलामिटीज, थेफ्ट एंड एम्प्लॉयज इनफिडिलिटी के लिए। फाइनेंशियल पावर्स ऑफिसर्स के क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। पेटी कैशियर, मेन कैशियर, सबके पावर्स डिसाइडेड होने चाहिए। और उसके बाद सरप्राइज इंस्पेक्शन हेड ऑफिस द्वारा ब्रांचेस पे पीरियडिकली होना ज़रूरी है, जिससे कि इरेगुलरिटीज़ पता चले और उसके ऊपर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ले लिया जाए। करेक्ट है। सो ये जनरल ऐसे क्वेरीज हमने बात करी कि रोटेशन ऑफ ड्यूटीज, इंटरनल चेक, सेंसिटिव डॉक्यूमेंट शुड बी केप्ट विथ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, मेल शुड बी ओपन बाय रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, सिग्नेचर बुक, टेलीग्राफिक बुक, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, इंश्योरेंस पॉलिसीज शुड बी टेकन आउट, फाइनेंशियल पावर्स डिफाइंड, सरप्राइज इंस्पेक्शन होना चाहिए और ऑथेंटिसिटी, एक्यूरेसी, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी होना चाहिए। ओके ओके। उसके बाद चलिए अब बात करते हैं अबाउट व्हाट कैश के लेके बात करेंगे। सो कैश की अगर बात करें दोस्तों, सो सबसे पहले अपन ने काउंटर फॉइल ऑफ कैश रिसीट होना चाहिए, जो साइन करेगा कौन सा, जो कैश डिपार्टमेंट का जो कैशियर है, ऑफिसर है, वो साइन करेगा। मतलब जैसे हम लोग बैंक में जाते हैं ना कैश जमा करने के लिए, तो सबसे पहले काउंटर फॉइल देते हैं ना, तो उसके ऊपर साइन स्टैंप लगता है ना, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पेमेंट अगर आप कर रहे हो, देखो जमा कर रहे हो या आप पे कर रहे हो, तो इट शुड बी मेड ओनली आफ्टर इट इज़ ऑथराइज्ड बाय एन ऑफिशियल, बराबर, एन ऑथराइज्ड ऑफिसर। और कस्टमर अकाउंट में उतना बैलेंस होना चाहिए और वो कस्टमर अकाउंट में उतना पोस्ट होना चाहिए। रिसीट एंड पेमेंट जो भी हो रहा है, इट शुड बी कंपेयर्ड विद द कैश कॉलम ऑफ द डे बुक, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, क्योंकि बहुत सारे हजारों लोग, hundreds of people will come in the bank daily to deposit and withdraw the money, so वो आपके कैश बुक के साथ मैच होना चाहिए, बराबर। अगर कोई भी कस्टमर हाई वैल्यू विड्रॉवल करने आता है तो उसने पहले ही क्या करना चाहिए, बैंक को बताना चाहिए कि भाई हाई वैल्यू कैश विड्रॉल के लिए आ रहा है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, हाई वैल्यू रिसीट्स एंड पेमेंट्स, बराबर, इट इज़ वेरीफाइड बाय हायर ऑफिसर्स एंड ब्रांच मैनेजर, एंड कोई भी एक्सेस कैश बैलेंस होता है तो वो हम लोग क्या करते हैं, करेंसी चेस्ट में, बराबर, वो हम लोग भेज देते हैं, क्योंकि इतना बैंक के पास रखना वो रिस्क रहेगा ना। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा, काउंटर फाइल साइंड होना चाहिए, पेमेंट ऑथराइज्ड ऑफिसर द्वारा होना चाहिए, रिसीट एंड पेमेंट उसका एंट्री कैश बुक में होना चाहिए, हाई वैल्यू अगर ट्रांजैक्शन है तो इट शुड बी वेरीफाइड बाय द हायर ऑफिसर। उसके बाद कैश शुड बी केप्ट इन द जॉइंट कस्टडी ऑफ 2 और मोर रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, जिससे कि क्या हो जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग असाइन कर सकते हैं, चोरी होने के चांसेस कम हो सकते हैं। डेली कैश जो है वो काउंटेड होना चाहिए इन फुल, बराबर है, रोज का रोज पूरा कैश गिनना चाहिए, और कैशियर को कस्टमर के लेजर का एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कुछ जनरल कैश के बारे में जो कंट्रोल्स है ये हम लोग लगा देते हैं। ये आप जब बैंक में जाते हो तो जो जो बातें आप देखते हो होती है, तो वही बस कंट्रोल्स होता है वहाँ पे, राइट। अब बात करते हैं अबाउट व्हाट, चेक क्लियरिंग के बारे में बात करते हैं। सो अंडर CTS सिस्टम, बराबर, आपने चेक्स पे भी देखा होगा, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, बराबर है, तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग बेटा। सो एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ द चेक इज ट्रांसमिटेड टू द पेइंग ब्रांच थ्रू द क्लियरिंग हाउस अलॉन्ग विद द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, बराबर है। तो जिससे जो भी कॉस्ट जो होती है ना मूवमेंट की, वो रिड्यूस हो जाती है। तो क्लियरिंग आजकल जो होता है ना, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक या ऑटोमेटेड क्लियरिंग, तो ऐसा होता है। अब अगर चेक्स पे देखोगे तो उसके ऊपर CTS नंबर लिखा हुआ होता है, QR कोड होता है, तो फिर फिजिकली आज के तारीख में चेक को जमा करने की ज़रूरत, मतलब क्लियरिंग हाउस में ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑनलाइन भी हो जाता है। फिर उसके बाद क्या कहता है, एज पर RBI गाइडलाइंस, ब्रांच इज इधर रिक्वायर्ड टू कॉल द कस्टमर और ईमेल हिम इफ द चेक रिसीव्ड इज फॉर द अमाउंट ऑफ मोर देन ₹5 लाख एंड अबाव, बराबर है, इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवर्ड क्लियरिंग। मतलब इसको क्या, ये कंट्रोल है। अगर मेरे पास कोई चेक, अगर मैं मान लो किसी को चेक देता हूँ ना, इशू करता हूँ मैं कोई चेक, 5 लाख 6 लाख का चेक काटा है अगर हमने,
तो क्या होता है उसके अंदर कि वो चेक डायरेक्टली बैंक क्लियर नहीं करती है। बैंक क्या करता है, उसको पहले मुझे फ़ोन करेगा, मेरे को पूछेगा कि हर्षद सर आपने ये चेक दिया है क्या। अगर मैं हाँ बोलूँगा तभी वो पास करेगा। मतलब सर सिग्नेचर मैच हो रहा है, अकाउंट में बैलेंस है, फिर भी आपको कॉल आएगा, हाँ जी कॉल आएगा। सो ये कॉल बैक फैसिलिटी वाला जो है एक कंट्रोल हम लोग देखते हैं। फिर जब चेक्स हम लोग इशू करते हैं तो जो स्पेसिमेन सिग्नेचर है वो मैच किया जाता है स्टाफ द्वारा, और तभी जो है पेमेंट इशू किया जाता है। और अगर कोई बाउंस चेक है, बराबर है कि नहीं, तो वो बाउंस चेक जो है वो कस्टमर को भेजा जाता है, बराबर है, कि उसको बताया जाता है कि रीज़न क्या है, और उससे जो है चार्जेस हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये सिंपल 4 बातें थी दोस्तों चेक्स क्लियरिंग के बारे में। CTS 5 लाख के ऊपर का अगर अमाउंट है तो कॉल बैक, सिग्नेचर से मैच होगा, बाउंस चेक उसके रीजंस बताएंगे, और उससे चार्जेस भी हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, बिल्स फॉर कलेक्शन। बिल्स फॉर कलेक्शन की अगर बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स जो है, बराबर है कि नहीं, accompanying the bills should be received and entered into the register. At the time of dispatch, the officer should also see that the documents are sent. जो बिल्स हम लोग कलेक्शन के लिए आए हैं ना, तो सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और वही सारे डॉक्यूमेंट्स हमने भेजने चाहिए जब कलेक्ट करने की बारी आ रही है, राइट। कस्टमर का अकाउंट हम लोग सर क्रेडिट कब करेंगे? कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट तभी होगा जब एक्चुअल में पैसा हमने कलेक्ट करा है तभी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले आप कस्टमर को पैसा दे दो और फिर जब बिल कलेक्ट करने के लिए गए और उसने पैसा ही नहीं दिया सामने वाले ने, तो बैंक का तो डबल घाटा, पैसा भी दे दिया और पैसा आया भी नहीं। तो कस्टमर के अकाउंट को आपने तभी क्रेडिट करना है जब आपको पैसा आया हो। और अगर बिल्स इज सेंड बाय वन ब्रांच फॉर कलेक्शन टू दी अनदर ब्रांच, बराबर कि नहीं, तो इसको बैलेंस शीट में 2 बार मत लेना, बराबर है, नहीं तो क्या हो जाएगा, आपका पोजीशन जो है बिल्स फॉर कलेक्शन ये इन्फ्लेटेड नज़र आएगा। तो ये सिंपल ये 3 पॉइंट्स जो है बिल्स फॉर कलेक्शन के लिए। चलो अब बात करेंगे बिल्स परचेज को लेके। जो बिल्स हम लोग परचेज करते हैं एज अ बैंक, जो डिस्काउंटिंग भी हम लोग जानते हैं, तो इसमें सिंपल बातें हैं कि बाबा टाइटल इट शुड बी असाइन टू द बैंक, सफिशिएंट मार्जिन रखना चाहिए, अमाउंट अगर 1000 रुपये है तो 900 अपन ने पे करना चाहिए, 100 रुपये का मार्जिन रखना चाहिए टू कवर द इंटरेस्ट। अगर बैंक ये कलेक्ट नहीं कर पा रहा है तो तुरंत कुछ स्टेप्स लेने चाहिए वो ड्रॉवर से रिकवर करने के लिए। इरेगुलर आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स हेड ऑफिस को आपने बताने चाहिए, और उसके बाद अगर ये बिल आउटस्टैंडिंग है एट द क्लोज ऑफ द ईयर, बराबर, तो इट शुड बी अपोर्शन बिटवीन व्हाट द 2 ईयर्स, मतलब जिस पर्टिकुलर ईयर का वो इंटरेस्ट कंपोनेंट है प्रोपोर्शनेटली उस ईयर में डालना चाहिए। अगले साल का जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो अगले साल में आना चाहिए, करेक्ट है। तो ऐसा हमने क्या करना चाहिए, उसको प्रोपोर्शनेटली बांट देना चाहिए। सो ये कुछ जनरल बेसिक कंट्रोल्स है बिल्स परचेस के लिए। लोन्स एंड एडवांसेस की बात करें तो अगर बैंक्स लोन देता है तो भैया काफ़ी इजी है यहाँ पे। तो बैंक ने क्या देखना चाहिए, सामने वाले का क्रेडिट वर्दीनेस देखना चाहिए। अगर वो क्रेडिट वर्दी है, रीपेइंग कैपेसिटी नज़र आती है, तो ही आपने उसको लोन देना है। सैंक्शन जो लोन करना है इट शुड बी डन बाय द अप्रोप्रिएट ऑथोरिटीज़। सारे डॉक्यूमेंट्स लाइक अग्रीमेंट्स, प्रोमिसरी नोट, हाइपोथिकेशन लेटर, मॉर्गेज डीड एट्सेट्रा शुड बी एग्जीक्यूटेड। मार्जिन रखना चाहिए अगेंस्ट द सिक्योरिटीज़। All the securities should be received and returned by the responsible officer. They should be kept in the joint custody. कोई भी सिक्योरिटी जिनका रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है तो वो बैंक के नाम पे रजिस्टर हो जाने चाहिए, जैसे शेयर्स हो गए, प्रॉपर्टी हो गई। सारे जो भी CCOD के अकाउंट्स हैं इट शुड बी केप्ट विद इन द ड्रॉइंग पावर। एडिशनल टेम्पररी लिमिट में बी सैंक्शन फॉर मैक्सिमम ऑफ 20% ऑफ एग्जिस्टिंग लिमिट एंड 90 days मैक्सिमम टेन्योर। अगर एडहॉक लिमिट दिया है तो कोई भी अमाउंट अगर एक्सीड कर जाता है सैंक्शन लिमिट से, सो इट शुड बी रिपोर्टेड टू द हेड ऑफिस इमीडिएटली एंड रेगुलरली। एंड पूरा अकाउंट का ऑपरेशन जो है वो साल में एक बार कम से कम रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है कि सारे पेमेंट्स बराबर से आ रहे हैं ना। डिमांड ड्राफ्ट की बात करें तो डिमांड ड्राफ्ट में द सिग्नेचर्स ऑन द डिमांड ड्राफ्ट शुड बी चेक बाय द ऑफिसर विद द सिग्नेचर बुक। The demand draft sold or issued should be confirmed by an advice of the paying branch, क्योंकि ऑलरेडी पैसा जमा होता है ना, तो वो कंफर्म कर लेना चाहिए। और अगर प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं लिया
तो you should take what the proper steps for ascertaining the reasons. Inter-branch accounts, next point, it should be adjusted. Prompt action should be taken, preferably by the central authority if entries are not responded to by any branch within what the reasonable time. Inter-branch accounts में पेमेंट वगैरह नहीं हो रहा है तो क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस की बात करेंगे. क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस में सबसे पहले कोई व्यक्ति क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन करेगा तो उसका एप्लीकेशन जो है वो स्क्रूटिनाइज होगा. फिर अगर उसका क्रेडिट अवेलेबल है, लगता है क्रेडिट वर्दी है, तो फिर हम उसे क्रेडिट कार्ड दे देंगे. बट जब क्रेडिट कार्ड देना होता है तो जो कार्ड्स होते हैं ना, उसके स्टोरेज और इशू पे कंट्रोल होना चाहिए स्ट्रिक्ट, किसी के भी हाथ में नहीं लगना चाहिए. ठीक है. फिर अब क्या होता है, यहाँ पे जब क्रेडिट कार्ड स्वाइप होता है तो जहां मर्चेंट के पास वो क्रेडिट कार्ड स्वाइप हुआ, तुरंत ही सिस्टम ने क्या करना चाहिए, वो बैंक के सर्वर के साथ कनेक्ट करना चाहिए और चेक करना चाहिए कि अनयूटिलाइज्ड लिमिट कितनी है. ठीक है. और अगर अनयूटिलाइज्ड लिमिट बराबर एक्सीड करती है तो वो पेमेंट गो थ्रू नहीं होगा. ठीक है. सो इसीलिए एक ऐसा कंट्रोल होना चाहिए जिससे अनयूटिलाइज्ड अमाउंट का स्टेटस जो है ये अपन कंफर्म कर सकते हैं बिफोर एक्सेप्टिंग द सेटलमेंट. फिर उसके बाद जब सेटलमेंट, अगर मान लो ट्रांजैक्शन गो थ्रू हो जाता है तो जो मर्चेंट है उसके अकाउंट में तुरंत पैसे नहीं आते हैं, उसको सेटलमेंट करना पड़ता है. तो जो भी एक चंक या पूल जो होते हैं ना, क्या दिन भर में हमने 10 स्वाइप करे तो वो 10 स्वाइप फिर टोटल जिसका अमाउंट है वो सेटलमेंट करने के बाद वो मर्चेंट के अकाउंट में आ जाता है. बराबर है. तो वो रीइंबर्समेंट टू मर्चेंट शुड बी मेड आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टेंस बाय द मर्चेंट्स. बट मर्चेंट के अकाउंट में वो भले ही लेट आता हो, बट जिसने स्वाइप किया है उसके अकाउंट से तुरंत वो चार्ज क्रिएट हो जाता है. इट इज इमीडिएटली चार्ज टू द कस्टमर्स अकाउंट. कस्टमर को क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट्स समय समय पे रेगुलरली भेजने चाहिए. उनका अकाउंट जो है मॉनिटर और फॉलोअप करना चाहिए फॉर पेमेंट्स. पेमेंट्स ओवर ड्यू बियॉन्ड रीजनेबल पीरियड शुड बी आइडेंटिफाइड एंड शुड बी चेक केयरफुली. डिफॉल्टिंग कस्टमर्स को क्रेडिट आपने स्टॉप कर देना है. और उसी के साथ साथ देयर शुड बी अ सिस्टम ऑफ पीरियोडिक रिव्यू ऑफ क्रेडिट कार्ड होल्डर्स अकाउंट. उसके बेसिस पे लिमिट बढ़ाना है या कम करना है वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं. राइट. यस सर. सो ये ऐसे अलग अलग कुछ बातें थी दोस्तों जो हम लोग को स्टडी करना है इंटरनल कंट्रोल्स के लिए. इस सेशन में हमने काफ़ी जनरल और अच्छी बातें करी. अगले सेशन में मिलेंगे और बात करेंगे अबाउट CRR SLR के बारे में, उसको स्टडी करेंगे और फिर एक एक जो पर्टिकुलर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ है उनको कैसे वेरीफाई करना उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. राइट. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट. बाय बाय.